हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीषा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है रेलवे आरआरबी एनटीपीसी की, जिसके अंदर हम जीके जीएस के क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं आपको अभी तक जितनी भी वैकेंसीज होती थी उनकी वीडियोस देती थी वो कंटिन्यू रहेगी। उसके साथ साथ मैंने आपके लिए सीरीज़ शुरू की है जिसके अंदर आपके जो भी एनटीपीसी है आरआरबी से इससे रिलेटेड जो भी आपकी पीवाईक्यू है, जितनी भी सीरीज़ है आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम आए हैं, वो चाहे आपके रेलवे एसआई के हो, कांस्टेबल के हो, आरआरबी एनटीपीसी के हो, आरआरबी जो भी आपकी ग्रुप डी है उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी की आपको जीके जीएस की प्लस में रीजनिंग की क्लास, ये 2 क्लास आपको डेली मिलेगी। इसके साथ साथ जो भी लोग एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, उन सभी के लिए भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आऊँगी। तो आपको डेली दिन में 3 वीडियोज़ होगी, जो कि आपकी एक रेलवे से रिलेटेड होगी, दूसरी आपकी एसएससी से रिलेटेड होगी। इन दोनों में आपकी रीजनिंग और जीके कवर करवाई जाएगी। तो मैंने वैसे सेशन शुरू किया है, होप आप सभी को मेरा सेशन अच्छा लगेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आप आंसर बताइए। आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं इनमें से। इतने मैं आपको बताती हूँ इसरो के बारे में। इसरो को रिप्लेस किया गया था 1969 में। उससे पहले इसको एस्टेब्लिश किया था 1962 में, और उस टाइम इसका नाम था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसको हम INCOSPAR के नाम से जानते थे, शॉर्ट फॉर्म थी इसकी। 1962 में एस्टेब्लिश किया गया था। उस टाइम पे इसका नाम था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसकी शॉर्ट फॉर्म थी INCOSPAR। उसके बाद इसको रिप्लेस किया गया इसरो से, किस में, 1969 में, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन था फाउंडर, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ही आपके फादर ऑफ इसरो, और साथ में ही साराभाई के बारे में कि ये आपके फर्स्ट साइंटिस्ट भी थे ऑफ इसरो, कि आपके जो पहले साइंटिस्ट थे इसरो के वो भी विक्रम साराभाई थे। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि फाउंडर ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फादर ऑफ इसरो, और जो आपके फर्स्ट साइंटिस्ट थे वो भी आपके कौन थे, विक्रम साराभाई। ये नाम आपको याद रखना है। किसी शिफ्ट में अगर फाउंडर पूछा है तो मे भी हो सकता है दूसरी शिफ्ट में फादर पूछ ले या फर्स्ट साइंटिस्ट पूछ ले आपसे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसरो आया कब था, 1962 के अंदर। उसके बाद उसको रिप्लेस किया गया था 1969 के अंदर इसरो के नाम से, ठीक है। उसके बाद जो आपका सीईओ है इसरो का, उसका नाम है डॉक्टर वी नारायणा। हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले। तो इसरो के बारे में ये था। अब आगे चलते हैं। एक चीज़ थी इसरो के बारे में, जो इसरो का हेडक्वार्टर है वो आपका बेंगलुरु में है, जिसका नाम है अंतरिक्ष भवन इन बेंगलुरु, ठीक है। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD जो है इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय मौसम विभाग, वही आपका IMD है। इसने पूछा है विच सेशन कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। जो आपका अक्टूबर से दिसंबर का महीना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्री मानसून, पोस्ट मानसून, विंटर या मानसून। तो आपको बताना है कि जो अक्टूबर से दिसंबर का महीना है उसको भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, IMD के अनुसार क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोस्ट मानसून। पोस्ट मानसून को ही अक्टूबर से दिसंबर का कहा जाता है। देखो सीधी सी बात है, सर्दी है जो विंटर है हमारी वो सबसे ज़्यादा कब पड़ती है, दिसंबर से फरवरी के बीच में। तो दिसंबर तक तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या बची हमारी, जनवरी से फरवरी। तो जो जनवरी से फरवरी का महीना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विंटर बोलते हैं। मॉनसून, अपने यहाँ पे बारिश कब आती है, जनरली जून से और सितंबर के बीच में,
यानी कि मतलब नॉर्मल बोला जाए हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, ऐसे नहीं बोलते कि सावन या आषाढ़ के अंदर हमारी बारिश आती है। तो सावन जो हमारा महीना होता है वो जुलाई और अगस्त के बीच में ही होता है। तो हमारा जो जून और सितंबर होता है उस पीरियड के बीच में हमारे जो बारिश आती है तो उसको बोलते हैं मॉनसून। तो जून से सितंबर, अगर क्वेश्चन आता है जून से सितंबर के बीच का बताना है तो वो हमारा मॉनसून है। देखिए वो साइड चली गई थी, एक सेकेंड। देखिए जो हमारा प्री मानसून है वो हमारा होता है मार्च और मई। प्री मानसून मतलब बारिश आने से पहले का जो हमारा मानसून होता है वो क्या होता है, हमारा प्री मानसून। और प्री मानसून को क्या कौन से मंथ में आता है, मार्च से मई के बीच में। पोस्ट हमने बता दिया, जो अक्टूबर से दिसंबर का टाइम पीरियड होता है उसको पोस्ट मानसून बोलते हैं। और इसको पोस्ट मानसून के अलावा नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बोलते हैं। इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से भी जाना जाता है। विंटर सबसे ज़्यादा सर्दी हमारी दिसंबर जनवरी फरवरी में पड़ती है, तो जनवरी से फरवरी। और बारिश हमारी कब आती है, जून से सितंबर के बीच में। तो जो हमारा मंथ होगा जून से सितंबर के बीच में उसको हम मानसून बोलते हैं। तो ये चार आपके थे, आपकी शिफ्ट में कोई सा भी आ सकता है, तो आपको चारों याद रखने हैं। इजी हैं, याद हो जाएंगे। सर्दी ज़्यादा पड़ती है जनवरी फरवरी, तो विंटर जनवरी फरवरी। बारिश आती है जून जुलाई अगस्त में, तो जून टू सितंबर। मानसून कब आता है हमारा, जून जुलाई में, तो उससे पहले का जो पीरियड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्री मानसून। तो वो क्या होगा, हमारा मार्च और मई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेजिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेजिडेंट मतलब राष्ट्रपति का महाभियोग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। मतलब किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है आपका राष्ट्रपति का महाभियोग। तो आपके पास चार ऑप्शन है, चारों में से बताइए। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है यूएसए। आपके अमेरिका से लिया गया है। और अमेरिका से जो जो लिए गए मैं आपको कंप्लीट बता देती हूँ। देखिए जो आपके अमेरिका से लिए गए हैं, सबसे पहले तो है आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भी आपके अमेरिका से लिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 14 से शुरू होकर 32 तक है। सेकंड आपकी ली हुई है प्रस्तावना, जिसको हम प्रेम्बल बोलते हैं, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बुक है उसका जो सबसे पहला पन्ना है, जो हमें ये बताता है कि हम भारत के निवासी हैं। उसके ऊपर जितनी भी डिटेल है, ये मैं कंप्लीट वीडियो आपकी प्रेम्बल के ऊपर डाल दूँगी कि उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपकी प्रस्तावना भी अमेरिका से ली गई हुई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, मतलब जैसे हम राष्ट्रपति का महाभियोग बता रहे कि उसके पद से हटा दिया जाता है, सेम उसी तरह से जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उनके न्यायाधीशों को हटाना। फोर्थ, राष्ट्रपति का महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी आपको मैंने बताया है। उसके बाद है संविधान की सर्वोच्चता, आगे है। उसके बाद है सिक्स्थ आपका वाइस प्रेसिडेंट का पद। सेवन्थ है राज्य अध्यक्ष का चुनाव। एट्थ है न्यायिक पुनरीक्षण और एट्थ नाइन्थ है आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं सर्वोच्चता। ये आपके 9 जो भी आपके संविधान से, अमेरिका के संविधान से ली गई है, वो आपकी ये 9 चीज़ें हैं। इनको अच्छे से याद कर लीजिए, इनमें से कोई भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। आपके जो मौलिक अधिकार हैं, पहला मौलिक अधिकार, दूसरा आपके प्रस्तावना। देखो मौलिक अधिकार को याद रखने का तरीका है कि अमेरिका जो है वो सबको इक्वल राइट्स देता है। और हमने पढ़ा भी मौलिक अधिकार में सबको इक्वल समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध आप मतलब कोई एक्शन ले सकते हो, धार्मिक स्वतंत्रता है आपके पास, मतलब एक तरह से फ्रीडम है उस मौलिक अधिकार जब आपको मिलता है। तो इतनी सारी फ्रीडम कौन से देश में हो सकती है जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। तो वहाँ पे जो भी मौलिक अधिकार है वही हमारे इंडिया में लागू किया गया है। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। उसके बाद है हमारी प्रस्तावना, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पन्ना है, जिसके बारे में बताया गया है कि पूरा भारत क्या है, वो सारी चीज़ें एक पेज में हैं। उस प्रस्तावना वो हमारी है। जो तीसरा है हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी न्यायाधीश हैं उनको हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, प्रेसिडेंट का महाभियोग, राज्य जो अध्यक्ष हैं उनके चुनाव, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं सर्वोच्चता, और आपका जो लास्ट है वो है न्यायिक पुनरीक्षण। तो ये आपके 9 हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉरी, आज काम चला लीजिए, कल से मैं ये सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये पहले से ही लिख के लेके आऊँगी। जो मुझे बताना होगा वो भी मैं पहले से ही आपके लिए लिख के लेके आऊँगी। तो जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय संविधान किस संदर्भ में अमेरिका संविधान के समान है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो भी आपके जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमारे अमेरिका से ही लिए गए हैं। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि हम उनके किस संदर्भ में समान है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फंडामेंटल
राइट्स, मौलिक अधिकार। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो भी आपके इक्वल प्रोटेक्शंस लॉ हैं, जो आपके आर्टिकल 14 के अंदर बताए गए हैं, समानता का अधिकार, वो आपके कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं? तो वो भी आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका मैंने बता दिया, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह, द इंडियन फर्स्ट शूटिंग पेयर टू विन एन ओलंपिक मेडल इन शूटिंग एट पेरिस 2024, डिफीटेड प्लेयर ऑफ विच कंट्री टू विन द ब्रॉन्ज मेडल। आपसे पूछा गया है कि जो मनु भाकर हैं और सरबजोत सिंह हैं, उन्होंने जो पेयर में खेला था, अकेले अकेले खेला था, उसके बाद दोनों ने एक साथ जो खेला था उसके अंदर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। किस टीम को हरा के जीता था? तो वो आपकी थी साउथ कोरिया टीम। साउथ कोरिया टीम को हरा के ही मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजियस लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। हिंदी में क्वेश्चन है कि वह कौन सा अनुच्छेद है, जो भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों को उनकी धार्मिक या भाषाई तौर पे उनको आज़ादी देता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी पसंद से। तो वो है हमारा आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 30 से जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके पास राइट है कि वो अपनी पसंद से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को खोल सकते हैं। आर्टिकल 31 जो है वो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो कि अब नहीं है। 44 वे जो आपका भारतीय जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुई थी उसके तहत अब इसको 300A में रखा गया है, जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है। आर्टिकल पहले 31 में था जो कि मौलिक अधिकार के रूप में था, लेकिन अब ये मौलिक अधिकार रूप नहीं रहा है हमारा। 44 वे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत इसको 300A में रखा गया है। ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 भी आपको जो भी आपकी धार्मिक शिक्षा है, एजुकेशनल है, उसके अंदर पूरी स्वतंत्रता देता है कि आप किसी भी धर्म से हैं, आपके पास राइट है कि आप एजुकेशन ले सकते हो। आर्टिकल 29 भी आपका फ्रीडम से ही रिलेटेड है। तो आपके जो आर्टिकल 25 से जो 28 है, 29 है, ये सारे आपके राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है। आर्टिकल 25 एंड आपका आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी ऑफ इंडिया हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। देखो डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। अब उसमें क्या होता है, जैसे एक ये एरिया है, एक ये एरिया है, तो यहाँ पे लोग थोड़े खुले खुले रहते हैं, और जो आपका ये एरिया है यहाँ पे लोग ऐसे बिच बिच के रह रहे हैं। तो जो आपकी लीस्ट है वो ये है जहाँ पे कम घिच पिच है, और हाईएस्ट का मतलब जहाँ पे लोग बिल्कुल जैसे एक उनका मतलब ये है कि आपको बिल्कुल गली नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं, सारे घर बहुत घिच पिच है, छोटे छोटे हैं, और एक आपका खुला मैदान है, बड़ा सा घर है। तो ये पूछा गया है आपसे, तो डेंसिटी का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि 2011 के अकॉर्डिंग सबसे कम जो डेंसिटी वाली पॉपुलेशन है। अब एक बार जो एरिया छोटा होगा तो वहाँ पे लोग भी कम रहेंगे, वहाँ की डेंसिटी भी कम होगी। जो एरिया बड़ा होगा तो वहाँ पे लोग भी ज़्यादा होंगे, तो वहाँ की डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारी जो लीस्ट है वो है हमारी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, अंडमान निकोबार आइसलैंड। जो अंडमान निकोबार आइसलैंड है ये हमारा लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर आता है। भाई अब वो है ही छोटा सा, तो वहाँ पे लोग भी तो कम रहेंगे। अगर लोग कम रह रहे हैं तो वहाँ की डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम। अगर आपसे ये जो मैं डाटा बताऊँगी सारा आपका 2011 के हिसाब से होगा। अगर आपसे हाईएस्ट पूछा जाए यूटी के अंदर ही, आपकी जो हाईएस्ट यूटी है तो वो कौन सी होगी, सबको पता है, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा घिचपिच है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है दिल्ली के अंदर। तो अगर आपसे लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी जाए तो अंडमान निकोबार आइसलैंड, और अगर हाईएस्ट पूछी जाए तो आपकी दिल्ली होगी। अगर इसी में आपसे स्टेट के बारे में पूछा जाए कि स्टेट के बारे में बताओ, आपसे जब स्टेट पूछा जाता है कि कौन से स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा है, हाई अगर स्टेट के बारे में पूछा जाए तो हमारा है बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। और अगर आपसे लो पूछा जाए
स्टेट में तो आपका वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपकी सबसे कम डेंसिटी है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द लैंग्वेज टू बी यूज इन द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में आपकी कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, कौन सी लैंग्वेज को यूज़ किया जाएगा, वो कौन सा आर्टिकल बताता है। तो आपका 120 आर्टिकल, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आर्टिकल 120 आपको डिफाइन करता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करना है पार्लियामेंट के अंदर। अब आप मुझे बताइए कि जो आपकी लैंग्वेज है वो कौन सी अनुसूची के अंदर आती है। तो वो आपकी 8th अनुसूची के अंदर आती है, 8th शेड्यूल के अंदर आती है। एट प्रेजेंट आपकी 22 भाषाएं हैं। जब हमारा संविधान बना था तब हमारी टोटल 14 भाषा थी। उसके बाद मैं आपको उस पर बताती हूँ। देखिए, सबसे जो एट प्रेजेंट है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। लेकिन जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना था उस टाइम पे हमारी 14 भाषाएं थी। उसके बाद हमारी सबसे पहले जो भाषा का संविधान हुआ वो 21वां संशोधन हुआ था 1967 में, जिसके तहत हमारी सिंधी भाषा को ऐड किया गया था। उसके बाद 1992 में आपका फिर से संविधान संशोधन किया गया, जिसके अंदर आपकी 3 और भाषाओं को ऐड किया गया, वो था कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में, जिसमें आपकी मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी इन भाषाओं का ऐड किया गया। पहले 21 मतलब एक, तो यानी कि एक भाषा ऐड हुई। एक भाषा के बाद ही फिर यहाँ पे हमें क्या किया, 3 भाषाएं, एक तो भाषा ऐड थी पहले से ही, उसमें हमने 3 भाषाएं और ऐड कर दी। 3 और 1 4, यानी कि अगली बार जब हम ऐड करेंगे तो हम 4 भाषाओं को ऐड करेंगे। तो आपकी पहले 4 थी और 14 थी। एट प्रेजेंट आपकी 22 भाषाएं हैं। ठीक है, आगे चलें। में कहा गया है कि ऐसे कौन से संगीतकार थे जिन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को इस ढंग से रिप्रेजेंट किया, मतलब ऑर्गेनाइज किया, कोडिफाइंग किया, मतलब एक व्यवस्थित ढंग से रिप्रेजेंट किया था म्यूज़िक को, हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूज़िक को। तो जो आपके हैं वो है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही अपने मतलब जो शास्त्रीय संगीत था हिंदुस्तानी, उसके अंदर उस क्षेत्र में अपना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया और आधुनिक संगीत की नींव रखी थी, और इसे व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला है, इन्होंने सिर्फ जो मतलब भारतीय की जो शास्त्रीय संगीत है उसके अंदर अपना विकास और प्रचार किया था। ठीक है, आगे चलें। एन आंट बाइट इज एसिडिक इन नेचर, विच एसिड इज प्रेजेंट इन आंट बाइट। जब चींटी काटते तो उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा फॉर्मिक एसिड। चींटी काटने में हमारा फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, सभी को पता है, कर्ड के अंदर। ऑक्सैलिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये भी सभी को पता है, जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स हो गए, हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, इन सब के अंदर मिलता है। और एसिटिक एसिड ये हमारा विनेगर के अंदर मिलता है। ठीक है, आगे चलें। ये क्वेश्चन है इन विच मंथ ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है। तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो हमारा दिसंबर में मनाया जाता है, और ये कौन सी स्टेट में मनाया जाता है, ये हमारा नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड, ये अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है, लेकिन मेनली नागालैंड के लिए ही है, नागालैंड में ही मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, नेक्स्ट। जो बिराना है इन नियोलिथिक साइट इज सिचुएटेड इन डैश स्टेट। तो आप बिराना जो है वो आपके कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, तो वो आपके हरियाणा राज्य में एस्टेब्लिश है। ठीक है, सिचुएटेड है, सॉरी। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मेजर यूज टू इवेलुएट अ नेशन इकोनॉमिक हेल्थ, कि जो हमारी एक जो इकोनॉमिक है उसकी हेल्थ को हम कैसे इवेलुएट करते हैं, तो हम किस के थ्रू करते हैं, जीडीपी के, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी के थ्रू ही हम पता लगाते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक है वो ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही। जितनी जीडीपी हाई होगी उतना ही हमारी कंट्री के लिए अच्छा होगा, जितनी जीडीपी लो होगी उतनी हमारी जो कंट्री की पोजीशन होगी वो ख़राब होगी। तो हमेशा हमारी जो जीडीपी है वो हाई रहनी चाहिए। दूसरा, इंडिया में जो इंडिया है फर्स्ट नंबर पे जिसकी जीडीपी है वो है आपकी अमेरिका। एक सेकेंड, फर्स्ट नंबर पे आपकी अमेरिका है, और जो इंडिया है उसकी रैंक करंटली 4th नंबर पे, यानी कि जो जीडीपी में हमारी
कंट्री है वो 4th नंबर पे आई है। जीडीपी को हम 3 तरह से कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्शन अप्रोच से, इनकम अप्रोच से और एक्सपेंडिचर अप्रोच से। प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जब भी हम जीडीपी को मतलब एवेल्युएट करते हैं तो हम इन 3 अप्रोच के थ्रू करते हैं, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर अप्रोच से। मेनली जो इंडिया है उसका अभी करंटली जो जीडीपी आई है उसके हिसाब से इंडिया 4th नंबर पे है और अमेरिका हमारी 1st नंबर पे है। इकोनॉमिक क्या हमारी अच्छी है ख़राब है ये हम किससे कैलकुलेट करते हैं, हमारी जीडीपी से। ठीक है, आगे चलें। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो हमारे राज्यसभा हैं उनके सभापति कौन हैं? तो हमारे जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उपराष्ट्रपति हैं हमारे, जो कि अभी मिस्टर जगदीप धनखड़ जी हैं, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। तो जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट रिकॉर्डेड अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 30 करोड़। मतलब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ग्रुप है 2011 के हिसाब से जिसकी पॉपुलेशन 30 करोड़ से ज़्यादा हुई है। तो ये आपके पास ऑप्शन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। आपके उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो और अगर आपसे पूछा जाए कि 30 करोड़ जो रिकॉर्ड हुई है कि मोर देन 30 करोड़ पॉपुलेशन है, तो वो भी आपकी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में है, ग्रुप में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट कनेक्टेड टू द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क। तो जो आपका हाईवे नेटवर्क गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है वो हमारी कौन सा स्टेट है, हमें वो बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। जो आपका क्वाड्रिलेटर है वो इस तरह है, इसमें आपका आता है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, आपका चेन्नई। ये 4 आपके क्वाड्रिलेटर हाईवे हैं, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई। इनके अलावा अगर कोई भी स्टेट पूछा जाता है तो वो आपका क्वाड्रिलेटर हाईवे नेटवर्क से बाहर है। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर हाईवे की स्टार्ट किया गया था प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 के अंदर। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलें। द आइडिया ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल्स इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो हमारा प्रीएम्बल है उसके जो फ्रंट पेज है हमारी बुक का संविधान की, उसमें लिखा हुआ है सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। तो जो प्रीएम्बल में ये जो आइडिया ऑफ जस्टिस लिए गए हैं ये मतलब भारत ने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं? तो हमारे रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ठीक है, रशिया के आपका एक तो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिया गया है, उसके बाद रशिया से ही आपके मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। पंचवर्षीय योजना जो आपकी 5 वर्षीय, एक सेकेंड, 5 वर्षीय जो आपकी योजना है, अरे सॉरी पता नहीं क्या लिखी जा रही है, 5 वर्षीय योजना और आपका सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। हमें रशिया से ये 3 चीज़ें मिली हैं, पहली सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ और तीसरी 5 वर्षीय योजना। ये तीनों चीज़ें हमने रशिया के संविधान से ली है। ठीक है, उसके बाद है जापान के संविधान से हमने क्या लिया है? जापान के संविधान से हमने कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने जापान से ली है। फ्रांस से हमने लिया है स्वतंत्रता, समानता, इक्वेलिटी और गणतंत्रात्मक ढांचा, ये हमने फ्रांस से लिया है और ये हमने जापान से लिया है। अमेरिका का मैंने आपको बता दिया था, 9 चीज़ें ली थी हमने।
फंडामेंटल राइट्स, प्रस्तावना, आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना, प्रेसिडेंट का महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, ये सारी चीज़ें थी। फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता और गणतात्मक ढांचा लिया है। जापान से हमने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। और रशिया से हमने सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, साथ में ही हमारे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स और 5 वर्षीय योजना। ठीक है, आगे चलें। ये हमारी क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन है। सीनियर IAS ऑफिसर दीपक कुमार वॉज अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन एज द न्यू होम सेक्रेटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन मार्च 2024। मार्च 2024 के अंदर जो हमारे IAS ऑफिसर दीपक कुमार है, जिनको हमें अपॉइंट किया था, वो हमारे किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो वो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। अराउंड 25 क्वेश्चंस किए हैं हमने आज की वीडियो में। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको आने वाली हर अपडेट वैकेंसी से रिलेटेड हो। और अभी मैंने जो ये सीरीज़ शुरू की है PYQ की, इससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही कराऊँ या फिर आप टॉपिक वाइज चैप्टर करना चाहते हो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा भारत का संविधान है, इससे रिलेटेड आपके जैसे ये होगा कि पहले थोड़ी सी थ्योरी बताई जाएगी, उसके बाद जितने भी RPF के पेपर में हो, SI का पेपर हो, कांस्टेबल का हो, ग्रुप D हो, उसमें रेलवे में जो भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे गए होंगे, फिर मैं आपको उसकी क्वेश्चंस कराऊंगी। आप इस तरह से चाहते हैं या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे मतलब ये इसी तरह से जैसे आज की सीरीज़ थी ऐसी चलने दूँ? तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जो मेरी वीडियो में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स थी वो मैं सही कर लूँगी। और अगर मेरे से कोई आंसर गलत हो गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।